Welcome back everyone on English Zone channel and here we have the important MCQs related to world literature. आज हम यहाँ पे जो MCQs डिस्कस करेंगे वो आपका कनेडियन, ऑस्ट्रेलियन एंड साथ ही साथ एफ्रो अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन और कुछ इंपॉर्टेंट MCQs आपके इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से भी होंगे। तो वर्ल्ड लिटरेचर ओवरऑल आपका लिटरेचर जो है उसके इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पे आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो भी अभी EMRS की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड इसके साथ ही साथ आप अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, DSSB की कर रहे हो, तो आपको ये टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका आना है, वर्ल्ड लिटरेचर से रिलेटेड MCQs आना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए सेशन को और सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आंसर करिएगा आप सभी और नए हो आप चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करिए और इसको नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस करिए, टाइमली आपको नोटिफिकेशन नए वीडियोस का मिलता रहे इस चैनल पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अ बॉडी ऑफ लिटरेचर प्रोड्यूस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स बाय द राइटर्स ऑफ अफ्रीकन डेसेंट इज नोन एज। आपको बता रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो प्रोड्यूस किया गया है लिटरेचर वो अफ्रीकन डेसेंट के थ्रू, उसको क्या जाना जाता है, किस नेम से जाना जाता है? अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर, अमेरिकन फॉरेन लिटरेचर, अफ्रीकन इंग्लिश लिटरेचर या है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन इसका हम करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन ए होगा, क्योंकि अफ्रीकन और अमेरिकन की बात हो रही है यहाँ पे, तो उस लिटरेचर को हम अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर बोलते हैं। जैसे कि अगर हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो इंग्लिश में लिखी गई जो वर्क है या जो लिखे गए जो नॉवेल्स हैं, ड्रामाज हैं या आप शॉर्ट स्टोरीज की बात करो, जो इंग्लिश में लिखा है वो भी इंडियन राइटर्स ने लिखा है, इंडियन डिसेंट के थ्रू लिखा गया है, तो उसको हम बोलते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर सेकंड, व्हेन डिड द अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर बिगिन? अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर की बिगिनिंग किस ईयर हुई है, इसको आपको देना है, किस सेंचुरी में हुई है वो बताना है। लेट 17th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी या है लेट 18th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी। इसके आंसर को देखेंगे तो अपना करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नंबर थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे है, हु इज कंसीडर्ड द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन राइटर? फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन राइटर किसे कंसीडर किया जाता है? आंसर देना है, वॉल्ट व्हिटमैन, टोनी मॉरिसन, डेविड वॉलकर या फिलिस व्हिटले। तो आपको ये आंसर देना है इन चारों ऑप्शंस में। वॉल्ट व्हिटमैन की बात करते हैं तो अमेरिकन राइटर हैं ये, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी। यहाँ पे हम अफ्रीकन अमेरिकन राइटर की बात कर रहे हैं, दैट इज द आंसर नंबर ऑप्शन डी, फिलिस व्हिटले इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर को मूव ऑन करेंगे, नंबर 4 वी हैव हियर, द लिटरेरी जॉनर विच involves autobiographical accounts of enslaved African in America is known as। जो लिटरेरी जॉनर है जो कि इन्वॉल्व करता है ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट, मतलब उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करता है, ऑटोबायोग्राफिकल उनका अकाउंट है, जो इंस्लेव्ड हुए थे अफ्रीका में, जो अफ्रीकन इंस्लेव्ड हुए थे जिनको एक गुलाम बनाया गया था अमेरिका में, उनको किस नेम से जाना जाता है, उस वर्क को, उस जॉनर को किस नेम से जाना जाता है, ये आंसर बताना है। लिटरेरी जॉनर की बात हो रही है, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट इंग्लिश लिटरेचर में जॉनर्स होते हैं, आप जानते हो ड्रामा है वो सभी में होता है, जैसे उसके पार्ट्स आपके होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है उस लिटरेरी जॉनर को क्या बोला जाता है, जो कि ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट के बारे में, ऑटोबायोग्राफिकल जो एक टच के साथ में वर्क लिखा गया है अफ्रीकन को, जब वो अमेरिकन में थे, तो उसको बोला जाता है ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव्स, ब्रोकन नैरेटिव्स या स्लेव नैरेटिव्स या है रिदमिक पोएट्री। ऑप्शन सी वुड बी द आंसर, स्लेव नैरेटिव्स बोला जाता है। स्लेव मतलब यहाँ पे इंस्लेव्ड की बात हो रही है, अफ्रीकन के इंस्लेव, उनको गुलाम जब बनाया गया था और उनकी लाइफ उस टाइम पे क्या थी, जिन भी राइटर्स ने उसके बारे में लिखा है, स्पेसिफिकली किसने, अफ्रीकन राइटर्स ने लिखा हुआ है अमेरिका में रह करके, अमेरिका के बारे में, अमेरिका ने जब उसको इंस्लेव करा हुआ था, तो वो ऑटोबायोग्राफिकल जॉनर जो बोला जाता है, लिटरेरी जॉनर, दैट इज कॉल्ड स्लेव नैरेटिव्स। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आप सभी को। मूव ऑन करते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, हु इज और known as the founder of African American literature? अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर के फाउंडर का नेम आपको बताना है। इक्वानो एंड वेटले, टोनी मॉरिसन, डेविड वॉकर या है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन यहाँ पे हम ए को करेक्ट करेंगे, ऑप्शन ए वुड बी दी आंसर।
मूव ऑन करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के। बिफोर स्लेव नैरेटिव्स अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर वाज डोमिनेटेड बाय। स्लेव नैरेटिव जो लिटरेरी जॉनर था, इसको लिखने से पहले या इसके आने से पहले कौन सा अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर जो था वो किस जॉनर से डोमिनेट करता था, मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट वे ऑफ राइटिंग था या वे ऑफ जो एक्सप्रेशन था वो कौन सा था? रिदमिक पोइट्री, ब्रोकन नैरेटिव्स, एपिक नैरेटिव्स या है ऑटोबायोग्राफिकल स्पिरिचुअल नैरेटिव्स? ऑप्शन डी इज द आंसर। Number 7 we have what are the topics of African American literature? Specifically African American literature के important topics क्या है वो आपको बताना है। Slavery या है religion and freedom, option A. Racism, equality, option B. Option C है African American culture या all of these। तो I think all of these would be the answer। तो यहाँ पे हम चारों को करेक्ट करेंगे, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि स्लेवरी, रिलीजन, फ्रीडम, रेसिज्म, इक्वेलिटी, अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर के बारे में बात हुई है। जो भी अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर लिखा है वो इन सब टॉपिक को कवर करते हुए इन सब टॉपिक के बारे में कोई ना कोई बात करा है, कोई ना कोई राइटर ने इसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हुए हैं। तो ऑल ऑफ दीज वुड बी दी करेक्ट आंसर। इन सभी टॉपिक्स का एक तरीके से लिटरेचर लिखा गया है अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर में। फ्रेंड्स, अभी हम अफ्रीकन अमेरिकन की बात कर रहे हैं, इसके आगे भी हम क्वेश्चंस लेंगे जो कि वर्ल्ड लिटरेचर के डिफरेंट पार्ट से होंगे। डिफरेंट वर्ल्ड लिटरेचर के जो कैटेगरीज है उसमें हम डिस्कस करेंगे। आगे करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। व्हाट वाज द ब्लैक टू अफ्रीका मूवमेंट अबाउट? कौन सा ये था ब्लैक टू अफ्रीका मूवमेंट अबाउट, किसके बारे में था? टू सेंड अफ्रीकन पीपल बैक टू अफ्रीका, या है ऑप्शन बी कंप्लीटिंग ऑप्रेस्ड पीपल क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, यहाँ पे कंपीटिंग होगा, टू बैन अफ्रीकन कल्चर इन अमेरिका या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन यहाँ पे हम बी को करेंगे, कंपीटिंग ऑप्रेस्ड पीपल क्वेस्ट फॉर फ्रीडम। नेक्स्ट नंबर 9 क्वेश्चन, हु रोट द बुक एंड अपील टू द कॉलर्ड सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड? ये इंपॉर्टेंट वर्क है, ध्यान दीजिएगा इसे। ये किसने लिखा है, इसको आपको आंसर देना है। डेविड वॉकर, एलिस वॉकर, या है टोनी मॉरिसन, या है आपका ऑप्शन डी फिलिस व्हिटले। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। डेविड वॉकर ने लिखा है इसको, एन अपील टू द कॉलर्ड सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। डेविड वॉकर की अगर हम बात करते हैं तो ये अफ्रीकन अमेरिकन राइटर थे जो कि एंटी स्लेवरी एक्टिविस्ट थे, और इन्होंने ये वर्क लिखा है, एन अपील टू कॉलर्ड सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। 1830 में ये वर्क पब्लिश हुआ है जो कि टोनी वॉकर, डेविड वॉकर ने इसको पब्लिश करा है। Here we have the question number 10. Which writer coined the term civil disobedience? And option A W.H. Davis, हेनरी डेविड थॉरे, या है हेनरी फील्डिंग या टोनी मॉरिसन। ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे यहाँ पे। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम सिविल डिसोबीडियंस की बात करते हैं तो सिविल डिसोबीडियंस उसमें होता है कि कुछ जैसे ऐसे कानून होते हैं या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि जो लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, वो उसका पालन नहीं करते हैं, उसको सिविल डिसोबीडियंस बोला जाता है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सिविल डिसोबीडियंस की बात करते हैं तो हम वहां पे ये देखते हैं कि नॉन वायलेंस इज इम्पोर्टेंट टर्म जो यहाँ पे होता है कि किसी बिना किसी हथियार उठाए, बिना किसी बात झड़प किए हुए अपनी बात को कहना, एक सिंपल वे में, एक बहुत ही सिविलाइज्ड मैनर में अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाना, पीसफुल जो हम बात करते हैं कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो होता है वो सिविल डिसोबीडियंस का ही एक पार्ट होता है। और अगर इसकी बात करते हैं, ये टर्म जो क्वाइन किया हुआ है वो हेनरी डेविड थॉरे ने इसको क्वाइन किया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को सिविल डिसोबीडियंस समझना चाहिए क्या होता है, किसने इसको क्वाइन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हेनरी डेविड थॉरे वॉज एन अमेरिकन डैश एंड नेचुरलिस्ट, बिजनेसमैन, फार्मर, राइटर या पॉलिटिशियन। आपको डैश में यहाँ पे जो डैश है यहाँ पे फिल करना है कि वो और क्या थे, वो और थे राइटर। तो ये हम यहाँ पे बात करेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अमेरिकन राइटर थे और नेचुरलिस्ट थे। नंबर 12 के देखते हैं, वॉल्डन पॉल एंड वॉल्डन आर द बुक्स बाय, किसने इसको लिखा हुआ है, इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए है टोनी मॉरिसन, ऑप्शन बी हेनरी डेविड थॉरे, या है डेविड वॉकर, एलिस वॉकर। इसके आंसर को अगर हम देखते हैं
तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो हमारा है बी, करेक्ट आंसर। हेनरी डेविड थॉरो इज द करेक्ट आंसर। ये वाल्डन एंड वाल्डन पॉन्ड ये इनका वर्क है, और स्पेशली अगर इसकी बात करते हैं तो ये वर्क जो है ये एक है कि आपको किस तरीके से एक नेचुरल सिंपल नेचुरल सराउंडिंग में आपको लिव करना चाहिए, रहना चाहिए वहाँ पे, और आपने जो वर्क होता है वो पर्सनल और एक तरीके से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपको सोशल जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डिस्कवरीज होती है, उसको करना चाहिए, और अपना जो एक आत्मनिर्भरता होती है उसको अपने आप को बनाए रखना चाहिए, अपने आप पे आत्मनिर्भर होना चाहिए। स्पेसिफिकली सिंपल लिविंग के बारे में इस वर्क में हेनरी डेविड थॉरो ने बात करी है, जो कि ये लिखा है, और अगर हम बात करते हैं 1854 में ये पब्लिश हुआ है, वॉल्डन। नेक्स्ट नंबर, व्हेन वाज स्लेवरी अबॉलिश्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में अगर हम बात करते हैं, जो अफ्रीकन का स्लेवरी था, गुलामी थी, उससे कब अबॉलिश किया गया, उसका उन्मूलन कब किया गया, उसको पूरी तरीके से खत्म कब किया गया, 1861, 1863, 1865 या 1897। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1865। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। नंबर 14, हु रोट द नॉवेल देयर आईज वर वॉचिंग गॉड। देयर आईज वर वॉचिंग गॉड, ये जो अगर हम बात करते हैं, जोरा नेल हॉर्स्टन का है, टॉनी मॉरिसन का है, या है आपका डेविड वॉकर, या है आपका वॉल्ट विटमैन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्शन ए इज द आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14। हियर वी हैव, एक तरीके से अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये देयर आईज वेयर वॉचिंग गॉड, ये लिखा है अमेरिकन राइटर ने 1937 में लिखा है, एक नॉवेल है ये, 1937, दिस इज द नॉवेल। एलिस वॉकर इज एन अमेरिकन पोएट, नॉवेलिस्ट एंड डैश, यहाँ पे है ड्रामेटिस्ट थे, या है आपका टीचर, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पॉलिटिशियन। तो ऑप्शन सी होगा, शॉर्ट स्टोरी राइटर। एलिस वॉकर की बात करते हैं तो वो अमेरिकन पोएट, नॉवेलिस्ट के साथ साथ शॉर्ट स्टोरीज भी ये लिखा करते थे। 15 के बाद, और ये एलिस वॉकर को पुलित्जर प्राइज भी दिया गया है उनके फिक्शन वर्क के लिए 1982 में। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर हम इसके पुलित्जर प्राइज की बात करेंगे तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेरिडियन इज अ नॉवेल बाय डेविड वॉकर, या है एलिस वॉकर, पॉल लॉरेंस डनबर, या चार्ल्स चेस्टनट। ऑप्शन बी इज द आंसर, एलिस वॉकर इज द करेक्ट आंसर, इनका नॉवेल है। और अगर इस नॉवेल की बात करते हैं तो ये नॉवेल जो है मेरिडियन, ये 1976 में ये पब्लिश हुआ है, और ये भी अगर हम इस बात करते हैं तो ये है राइट्स के लिए, सिविल राइट्स के लिए, एक तरीके के मूवमेंट से रिलेटेड ये नॉवेल है, सिविल राइट्स के ऊपर ये नॉवेल को लिखा है एलिस वॉकर ने। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेंगे। नंबर 17, द कलर पर्पल इज अ नॉवेल बाय डैश, पब्लिश्ड इन 1982। द कलर पर्पल, ये सभी देखिए नॉवेल जो है ये स्लेवरी इन सब के ऊपर, जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक सेल्फ जो एक सिविल राइट्स है, इन सब के ऊपर ये बेस्ड ऑन है, क्योंकि उस टाइम पे अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर में लिखे गए हैं। कलर पर्पल इज अ नॉवेल बाय, किसने लिखा है, 1982 में ये पब्लिश हुआ है। चार्ल्स चेस्टनट, डेविड वॉकर, विलियम फॉकनर, या है आपका एलिस वॉकर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एलिस वॉकर। 18, who wrote the short story Everyday Use? Alice Walker, William Faulkner, Lord Lawrence, Paul Laurence Dunbar, या David Walker? Option A is the answer, Alice Walker is the correct answer of question number 18, क्योंकि बात हुई थी कि ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। नेक्स्ट नंबर, हु इज टोनी मॉरिसन? टोनी मॉरिसन कौन थी, आपको इसका आंसर बताना है। एन आयरिश प्लेराइट, एन अमेरिकन novelist, Scottish poetess, या है Egyptian poetess. Option B is the answer, an American novelist. She was an American novelist, Toni Morrison. Name the first novel of the Toni Morrison, Sulla, Song of Solomon, या Bluest Eye, या है Beloved. तो यहाँ पे है the option C is the answer, that is Bluest Eye. The Bluest Eye was published in 1970, ये करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पे। ये इन्होंने लिखा है टॉनी मॉरिसन ने, इनका फर्स्ट नॉवेल था ब्लूएस्ट आईज। नंबर 21 वी हैव Beloved is a novel by Alice Walker, David Walker, Paul Laurence, Toni Morrison. ऑप्शन डी वुड बी द आंसर, टॉनी मॉरिसन ने लिखा हुआ है Beloved जो नॉवेल है, और ये पब्लिश हुआ है
1987 में। अगले नंबर 22 क्वेश्चन को देखते हैं। टोनी मॉरिसन ड्रू ऑन डैश फॉर इंस्पिरेशन इन राइटिंग अ नॉवेल बिलीव्ड। टोनी मॉरिसन ने अपने नॉवेल जो उन्होंने लिखा है बिलीव्ड, उसका इंस्पिरेशन उन्होंने कहाँ से लिया है? वर्क्स ऑफ एलिस वॉकर, स्लेव नैरेटिव्स, हर ऑटोबायोग्राफी या ग्रीक माइथोलॉजी। तो ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। स्लेव नैरेटिव्स जो थे, जो अफ्रीकन अमेरिकन टाइम में लिटरेचर में एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी जॉनर था, वहां से इन्होंने एक तरीके से इंस्पिरेशन लिया और अपना ये नॉवेल लिखा, जिसको हम जानते हैं यहाँ पे बिलीव्ड के नेम से। नंबर 23 को देखते हैं। हु रोट टॉम अंकल टॉम्स केविन? अंकल टॉम्स केविन ये किसने लिखा हुआ है? इसका आंसर देना है लेडी लिडला मैरी चाइल्ड, या है हमारा ऑप्शन बी नग्यूब महाफोस, या है हैरियट बीचर स्टोव, या लूसली क्लिफ्टन। ऑप्शन सी इज द आंसर। अंकल टॉम केविन इसकी बात करते हैं, ये एक एंटी स्लेवरी नॉवेल है। मतलब वही देखिए, फिर से वही चीज बात आ रही है कि जो यहाँ पे वर्क लिखे गए हैं वो सभी एक तरीके से अवेकनिंग वर्क्स हैं उस टाइम पे अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर में, और ये अमेरिकन राइटर ने लिखा हुआ है, हैरियट बीचर स्टोव। ऑप्शन सी इसको हमने बताया अमेरिकन, और ये 1852 में पब्लिश हुआ है, 1852 पब्लिश्ड। Number 24, when was Invisible Man by Ralph Ellison published? Ralph Ellison का जो वर्क है Invisible Man, ये कब पब्लिश हुआ है? नॉवेल है ये 1946, 1948, 1950 या 1952 में ये पब्लिश हुआ है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 1952 में इसको पब्लिश करा था इनविजिबल मैन। ये रैल्फ एलिसन का जो वर्क है, और ये एक तरीके से सोशल जो इश्यूज हुआ करते थे, इंटेलेक्चुअल इश्यूज थे जो कि उस टाइम पे अफ्रीकन अमेरिकन टाइम में अर्ली 20th सेंचुरी में, उसके बारे में इन्होंने बात करी है इस वर्क में इनविजिबल मैन में। तो इनविजिबल मैन 1952 में लिखा गया वर्क है, नॉवेल है ये, और रैल्फ एलिसन ने इसको लिखा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 25 वी हैव व्हिच अमेरिकन पोएट इज नोन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स? रिचर्ड ई कमिंस, या है वॉल्ट व्हिटमैन, सिल्विया प्लाथ। ऑप्शन सी वॉल्ट व्हिटमैन को हम फ्री वर्ड्स का जो है वो फादर बोलते हैं। 26 we have choose the poems written by Walt Whitman, songs of myself, I hear America singing, I sing the body electric, all of these। तो करेक्ट आंसर all of these है। ये तीनों जो वर्क हैं, ये पोएम्स जो हैं वो वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा हुआ है, ग्रेट अमेरिकन पोएट। वी हैव 27 Lydia Maria Child, Margaret Deland, and Mary Dodge are American female poetesses या American male poets? Margaret Deland is male, या है none of these? तो ये क्या थे? ये सभी जो थे ये अमेरिकन फीमेल पोएटेसेस थी, या कवित्रियां थी अमेरिकन लिटरेचर की। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नंबर 28 रैल्फ वॉल्डो एमर्सन, Edgar Allan Poe and Henry David Thoreau are American female poets. American male poets, Edgar Allan Poe is female. None of these। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हम सभी इनको जानते हैं, और ये सभी जो थे वो अमेरिकन मेल पोएट्स थे, अमेरिकन लिटरेचर से बिलोंग करते थे। 29 we have which poem did first read in inauguration ceremony of President Kennedy? प्रेसिडेंट कैनेडी के इनॉग्रेशन सेरेमनी में कौन सा पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था या पढ़ा था, उसको बताना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किस पोएम को पढ़ा था ये? द गिफ्ट आउटराइट, या बर्चेस, द ऑनसेट, या है पास्चर्स। तो ऑप्शन ए है द गिफ्ट आउटराइट। और अगर हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो फ्रॉस्ट की वो पोएम जो थी वो है स्टॉपिंग बॉय, स्नोई वुड्स। ये है पोएम जिसमें है माइल्स आई हैव टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये लाइंस जो थी ये बहुत पॉपुलर लाइंस है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, और इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो लाइंस को जवाहरलाल नेहरू हमेशा अपने पास रखते थे, और वो अपने आप को एक तरीके से मेमोराइज करते थे कि, या एक तरीके से अपने आप को मोटिवेट करते थे कि मुझे आगे अभी करना क्या है, क्या क्या चीजें करनी है अपनी लाइफ में। 30 क्वेश्चन को देखते हैं। हु इज द ओनली कैनेडियन राइटर टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए किस कैनेडियन राइटर ने जीता हुआ है? ही वाज ओनली दैट राइटर इज द ओनली कैनेडियन राइटर हु वन द
नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, ओ मार्गरेट अटवुड, एलिस मुनरो, फेरली मूवाट या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एलिस मुनरो। इनको मिला है, कनेडियन राइटर हैं जो कि नोबेल प्राइज इनको मिला है। नेक्स्ट नंबर 31 को देखते हैं। कनेडियन लिटरेचर वॉज फाउंडेड इन, किस ईयर में कनेडियन लिटरेचर को फाउंड किया गया था, एक तरीके से इसका जन्म कब हुआ था? 1959, 1957, 1965 या 1960? ऑप्शन ए इज द आंसर, 1959 इज द करेक्ट आंसर। एंड प्लीज डियर एस्पिरेंट्स, जरूर मुझे इन्फॉर्म करिए आपको क्लास कैसी लग रही है। इससे पहले हमने क्लासेस अपलोड कर रखी है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, जितने भी आपके एजेस हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू द टिल डेट, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हमने डिस्कस करा है। उसका क्लास, उसकी वीडियो आप अपलोडेड है, आप वॉच आउट करिएगा या एंड स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगी, आप उसको जरूर क्लिक करके देख लीजिए। 32, which Booker Prize winning novel by Salman Rushdie is known for its magical realism and deals with the partition of India and Pakistan? ये बुकर प्राइज विनिंग बुक नॉवेल की बात कर रही है सलमान रुश्दी की, जो कि कंट्रोवर्शियल राइटर थे सलमान रुश्दी। उनकी जो बुक थी, जो ये प्राइज विनिंग बुक थी, वो मैजिकल रियलिज्म के बारे में बात करती है और साथ ही साथ किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ है उसके बारे में भी बात करते हुए वो वर्क लिखा है उन्होंने। सैटेनिक वर्सेस या है मिडनाइट्स चिल्ड्रन, शालीमार द क्लोन या मूड्स लास्ट स्टार? ये है ऑप्शन बी, मिडनाइट चिल्ड्रन। बहुत ही फेमस वर्क है ये। अगर हम नॉवेल की इसकी बात करते हैं, फेमस नॉवेल ऑफ सलमान रुश्दी, तो कंट्रोवर्शियल इंडियन इंग्लिश राइटर। वी हैव 33, we have which book by J.M. Coetzee won the Booker Prize in 1983? 1983 में बुकर प्राइज किस बुक ने जीता है जेएम कोएट्जी की? डिस्करेज, वेटिंग फॉर द बारबेरियंस या है लाइफ एंड टाइम ऑफ माइकल के या मास्टर ऑफ पीटर्सबर्ग? ऑप्शन सी, लाइफ एंड टाइम ऑफ मिस्टर के कैनेडी। सो हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2018? यहाँ पे 2018 होगा। फॉर हर नरेटिव इमेजिनेशन दैट विद encyclopedic passion and represents the crossing of boundaries as a form of life। तो इन चारों ऑप्शंस में से उस लेडी का नेम बताना है जिनको 2018 में नोबेल प्राइज मिला है, प्रेस्टिजियस प्राइज इन लिटरेचर। तो दैट इज फॉर हर नैरेटिव इमेजिनेशन। आपको आंसर देना है, ऑप्शंस हैं मार्गरेट अटवुड, ओल्गा टोकार्जुक या है काजुओ या है सलमान रुश्दी। तो इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ओल्गा टोकार्जुक इज द लेडी, इज द फीमेल राइटर ऑफ द पोलैंड, पोलिश फीमेल राइटर हैं ये। इनको जो लिटरेचर में अवार्ड जो मिला है वो 2018 में मिला हुआ है। और इसके साथ ही साथ इनका जो एक नॉवेल था फ्लाइट्स जो 2018 में ही इनको जो मिला है वो मिला है मैन बुकर प्राइज, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज फ्लाइट्स के लिए मिला हुआ है। और बाकी इनका हमने बताया ही आपसे कि इनको एक नैरेटिव इमेजिनेशन दैट विद द इंसाइक्लोपीडिक पैशन रिप्रेजेंट द क्रॉसिंग ऑफ बाउंड्रीज एज अ फॉर्म ऑफ लाइफ। इसके लिए इनको जो अपने वर्क में इन्होंने इस तरीके से डाइवर्सिटी को दिखाया है, साथ ही साथ नैरेटिव इमेजिनेशन के साथ में अपने वर्क्स को लिखा है, नॉवेल्स को लिखा है, तो इसलिए इनको लिटरेचर में 2018 में नोबेल प्राइज मिला। 35 भी है, विच बुक प्राइज विनिंग नॉवेल बाय अरुंधति रॉय एक्सप्लोर्स द लाइव्स ऑफ ट्विन्स राहल एंड इस्था इन केरला इंडिया? अ फाइन बैलेंस, व्हाइट टीथ या है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स या है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस? किस बुक के लिए बुकर प्राइज मिला है अरुंधति रॉय को, जो कि बात कर रहा है किन दो कैरेक्टर्स के बारे में, उनके बारे में जो है राहल एंड इस्था, उनकी लाइफ इन केरला में जो उनकी लाइफ है उसके बारे में बात कर रही है। और ये जो एक लव ट्रायंगल, लव के साथ में, लव लॉज के साथ में बताया गया है, एक लव एंगल है इस नॉवेल में, इस वर्क में अरुंधति रॉय के, तो वो वर्क है द ऑप्शन सी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो नॉवेल है ये डेब्यू नॉवेल है अरुंधति रॉय का,
और अगर हम बात करते हैं इसकी तो किस ईयर में पब्लिश हुआ है, ये हमारा जो पब्लिश हुआ है ये हुआ है 1960 में। 1997 में बात हो रही है इसकी, डेब्यू नॉवेल पब्लिश्ड इन 1997। अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 36। हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2016 फॉर हैविंग क्रिएटेड न्यू पोएटिक एक्सप्रेशन विद इन द ग्रेट अमेरिकन सॉन्ग ट्रेडिशन। 2016 में नोबेल प्राइज जो लिटरेचर मिला है वो किसको मिला है? इसका आंसर आप देना है बॉब डेलन या है हारुकी मुराकामी, फिलिप रोथ या इयान मैकबर्न। ऑप्शन ए इज द आंसर, बॉब डेलन को मिला है, ये करेक्ट आंसर है। 2016 में हैविंग क्रिएटेड न्यू पोएटिक एक्सप्रेशन विद इन द ग्रेट अमेरिकन सॉन्ग ट्रेडिशन। सॉन्ग ट्रेडिशन में इनको मिला हुआ है एक तरीके से पोएटिक ब्यूटी के साथ में इसको रिप्रेजेंट करा हुआ है पोएटिक एक्सप्रेशन, और स्पेसिफिकली ये अमेरिकन सिंगर थे, ठीक है, बट इनको लिटरेचर में इसलिए मिला हुआ है क्योंकि जिस पोएटिक एक्सप्रेशन के साथ में अपने सॉन्ग को लिखा करते थे, सॉन्ग ट्रेडिशन को लिखा करते थे, उसके लिए इनको लिटरेचर में उसको कैटेगरी में रखा गया है, और वो इनको बॉब डेलन को यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला हुआ है। नंबर 37, व्हाट डज द टर्म पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर प्राइमरीली रेफर टू? प्राइमरीली अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर क्या है, उसके बारे में आपको आंसर देना है। दैट ऑप्शन ए है लिटरेचर रिटन ड्यूरिंग द colonial period rule, या ऑप्शन बी है लिटरेचर रिटन आफ्टर द एंड ऑफ colonial रूल। ऑप्शन सी है लिटरेचर रिटन बाय colonial रूलर्स, या है ऑप्शन डी लिटरेचर रिटन बिफोर द colonial एरा। ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे, लिटरेचर रिटन आफ्टर द एंड ऑफ colonial रूल। colonial रूल के बारे में जब उपनिवेशवाद था कंट्रीज में, अगर उसकी पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर की बात करते हैं तो उसके बाद जो लिटरेचर लिखा गया है कहीं ना कहीं पोस्ट जो कोलोनियल जो रूल हुआ करता था उसके बारे में बात करते हुए जो वर्क लिखा गया है उसको पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर में हम काउंट करते हैं, जहाँ पे सप्रेशन, सोशल अनजस्टिस और साथ ही साथ सोशल अनरेस्ट इन सब के बारे में बात हुई है, करप्शन के बारे में बात हुई है, और एक तरीके से स्लैवरी के बारे में बात हुई है, एंड ऑल्सो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से हुआ है उसके बारे में भी बात हुई है। तो पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर में जो लोग बाहर से आते थे रूल करने, जो उपनिवेश बनाते थे, वो किस तरीके से डोमिनेंस करते थे किसी दूसरी कंट्री में, अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को एक तरीके से हमारे ऊपर फोर्सली उसको हमें अडॉप्ट कराते थे या फोर्सली हमें उसको फॉलो करना होता था। दैट इज द पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर इज ऑल अबाउट। Number 38, who is the author of the novel Things Fall Apart, a seminal work in post-colonial literature that explores the impact of British colonialism in Nigeria? British colonialism का इम्पैक्ट क्या था नाइजीरिया में, उसके बारे में जो नॉवेल बात कर रही है थिंग्स फॉल अपार्ट, वो नॉवेल के राइटर का, ऑथर का नेम आपको बताना है, नॉवेलिस्ट का नेम बताना है। चिनुआ अचाबे, वोल्सोइंका, न्यूगी तियोंगो, सलमान रुशिदी। ऑप्शन ए चिनुआ अचाबे, बहुत ही फेमस वर्क है ये आपका, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पे लिखा गया एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, नाइजीरियन जो ऑथर थे, नॉवेलिस्ट थे चिनुआ अचाबे, उन्होंने लिखा हुआ है। नंबर 39, विच नॉवेल लॉरिएट इज बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी? नोबेल लॉरिएट की बात हो रही है, नोबेल प्राइज विनर की बात हो रही है, ओल्ड मैन एंड द सी के राइटर का नेम आपको बताना है। ऑप्शन बी, बिना झिझक, बिना किसी डाउट के ऑप्शन बी को टिक करेंगे, अर्नेस्ट हेमिंगवे इज द करेक्ट आंसर। अमेरिकन राइटर थे, अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे जिसमें हमने बात करी आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो डिस्कस करा, वर्ल्ड लिटरेचर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हमने आज की इस क्लास में आप सभी के सामने रखा। क्लास आपको कैसी लगी? प्लीज डू शेयर इट विद मी in comment section and chat box, and please stay connected with English Zone. Thank you for watching this.